Good morning class. Today's topic is internal check. इंटरनल चेक क्या होता है? जनरली जब क्या करते हैं कि टोटली किसी चीज़ को कि जो भी कंडीशन हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं, उसको कंटिन्यूएशन में चेक करना हो, तो उस कंडीशन के लिए जो भी सिस्टम अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो आपके वर्कर या एम्प्लॉय हैं, उनको देखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो भी कंडीशन है, मीन्स मान लो वो लेन देन से रिलेटेड काम करते हैं या उसको रिटर्न वर्क करते हैं या पैसे कलेक्शन का काम करते हैं, तो उनसे किसी तरह का फ्रॉड ना हो या गलती ना हो, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है। इंटरनल चेक सिस्टम में कंडीशन क्या होती है? जो भी वर्क रहता है वो पर्टिकुलर सारा कंट्रोल एक के हाथ में ना दे के क्या किया जाता है, उसको 2-3 लोगों के हाथ में आपस में बांट दिया जाता है, जिससे कि जो भी वर्क हो वो क्या रहे, बटा रहे। किसी एक के हाथ में ही पूरा कैश आ रहा है या एक के हाथ में ही पूरा अकाउंट का सिस्टम है या एक के हाथ में ही सारा कंट्रोल है, इस कंडीशन से क्या होता है कि लोगों में फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए जो स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हैं चार्ट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एक ही वर्क से कंटिन्यूएशन में 2 से 3 एम्प्लॉय जुड़े रहें, जिससे कि कंटिन्यूएशन में उनका वर्क भी चलते रहे, एक के ऊपर पूरा बर्डन भी ना आए और जो भी वर्क है वो कंटिन्यूएशन में चेक भी होता जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सबसे जो आसान एग्ज़ाम्पल है, स्टॉक आता है। स्टॉक को का वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है? पहले गेट पे होता है, गेट पे उसकी एंट्री होती है। फिर सेकंड जहाँ पे उसका वेट होता है वहाँ पे उसकी एंट्री होती है। थर्ड फिर गोडाउन जहाँ पे उसे रखा जाना है वहाँ पे उसकी एंट्री होती है। फिर पर्टिकुलर जो परचेस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके पास सारी एंट्री होती है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में चेक होते जाता है कि कितना अमाउंट आया या कितना अमाउंट गया, कितना सामान आया, कितना सामान गया। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे पर्टिकुलर क्या की जाती है, प्रॉपर तरीके से एंट्री की जाती है, जिससे कहीं पे किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक या आप कह सकते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनल चेक। इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं? सबसे पहला होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। जो भी वर्क है किसी एक पे पूरा भरोसा ना करके उसको इस तरह से प्रोसेस में बांट दिया जाता है कि सब उससे जुड़े रहें या एटलीस्ट 3 से 4 लोग उससे वर्क से जुड़े रहें। इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ वर्क मीन्स ये सब आपस में कनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन इनके वर्क पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इनका वर्क कैसा रहता है? टोटली इंडिपेंडेंट रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक के कारण दूसरा रुका हुआ है, ये कंडीशन नहीं होती है। आपका काम कंटिन्यूएशन में चलता रहता है लेकिन साथ में चेक भी होता जाता है। फिर एक कंडीशन होता है चेंजेस इन वर्क एंड एम्प्लॉयज़। जो आपका डिपार्टमेंट वाइज एक ही कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना, उसके क्या करना, जो भी वर्क है उसमें कंटिन्यूशन में या एक एक पर्टिकुलर गैप में क्या करना, चेंज कर देना, जिससे कि पहला तो ये होगा कि उनका जो वर्क से रिलेटेड जो कंटिन्यूशन में प्रोसेस चल रहा है उससे वो थक जाते हैं, वो कंडीशन हट जाएगी। दूसरा किसी भी फ्रॉड को वो कंटिन्यूशन में नहीं कर पाएंगे और जो आपका एम्प्लॉय है उसकी वर्क कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मीन्स वो हर तरह के वर्क को आसानी से सीखने में कैपेबल होगा। फिर नेक्स्ट है आपका जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कंडीशन क्या होगी, किस तरह से आप इन कंडीशंस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी वर्क रहता है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इससे रिलेटेड आपकी अथॉरिटीज़ क्या हैं और इससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जिससे कि जब वर्कर या एम्प्लॉय अपना वर्क करे तो उस समय पूरा ध्यान रखे कि उससे किसी तरह की भूल ना हो और जानबूझ के वो किसी तरह का फ्रॉड ना कर सकें। और मेन जो इंटरनल चेक से फ़ायदा होता है वो सब इसमें आपस में कनेक्टेड रहते हैं, सबका वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है।
तो एरर के चांसेस भी कम होते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, और फ्रॉड के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के मेन क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला तो मेन है इसका एरर और फ्रॉड को रोकना। दूसरा है डिवीज़न ऑफ वर्क, मीन्स वर्क को इस तरह से बांटना कि पर्टिकुलर जो वर्क है वही उनको करना पड़े, हर जगह उनको घूम घूम के कुछ भी काम ना करना पड़े, और जो वर्क वो करें उसमें टोटली वो क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्लियर रहती है, प्लस जो भी एरर है, फ्रॉड है, वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। उसके लिए आखिरी के ऑडिट होने का हमको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, और जो आपका फाइनल अकाउंट है उसको भी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सारी कंडीशन आसानी से क्लियर हो जाती हैं, और जो भी वर्क है वो सिस्टमेटिक वे पे हो जाता है, जिससे कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर मोरल इफ़ेक्ट मीन्स जो वर्कर या एम्प्लॉय है संभल के काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक भी गलती करेंगे तो वो तुरंत वो आसानी से उसको क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, जिससे उनकी इमेज क्या होगी, ख़राब होगी। तो वो गलती करने से बचते हैं, फ्रॉड करने से भी बचते हैं, और जो आपका अकाउंट्स बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होता है, रिलायबल होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कैसी होती है, रिलायबल होती है। और जब ऑडिटिंग होता है तो ऑडिट रिपोर्ट में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको उठानी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक। जो इंटरनल चेक है उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है? पहला तो मेन प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है कि सारा जो वर्क है वो कैसा होता है, सिस्टमेटिक होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या वर्क एरिया है, हर एक चीज़ क्लियर रहता है, और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के एरिया को कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर जो भी एंट्री है या जो भी वर्क है को पर्टिकुलर एक पर्सन ही सारे वर्क को कंट्रोल नहीं करता है, वो अलग अलग स्टेप में चेक होते जाता है। इस तरह से अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उससे क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो भी प्रोसेस है वो सही तरीके से कंप्लीट होते जाता है, साथ ही चेक होते जाता है, और क्लियर हो जाता है कि कहीं पे किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है। फिर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, जब ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे होती हैं तो बैलेंसिंग सिस्टम अपने आप कंट्रोल में होता जाता है। मीन्स सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कहाँ से ऑर्डर आएगा, कहाँ से हमको प्रोसेस कंप्लीट करना है, यहाँ से ये अगला लिस्ट कहाँ जाएगा, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, हर एक चीज़ क्लियर होती है, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, और सही जो भी चीज़ें हैं वो टाइम पे होती हैं, क्योंकि इससे पर्टिकुलर अगर एक पर्सन ही करेगा तो वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा, लेकिन कई लोग जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं एक ही वर्क के लिए, तो सामने वाले को हर काम कैसा करना पड़ता है, टाइमली करना पड़ता है, जो फाइल है वो सिस्टमेटिक वे पे रहती हैं, प्लस जो एम्प्लॉय है उसका वर्क एफिशिएंट भी होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, और सारे काम सही तरीके से करता है। जो भी रजिस्ट्री है, मनी ऑर्डर है, बैंक में जो भी आपका जमा है, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इंटरनल चेक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो बेसिक कंट्रोल है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। मीन्स आपको कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, और जो भी आपके ज़रूरी काम हैं वो टाइमली पूरे हो जाएंगे, और इवन जब आपका ऑडिटिंग का टाइम आएगा तो आप ऑडिटिंग के लिए भी कंटिन्यूशन में टोटली क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, आपको कहीं पे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। जो इंटरनल चेक है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला तो इसमें जो भी लाइबिलिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्लियर रहती हैं, किसी तरह के फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो तुरंत या बहुत जल्द पता चल जाते हैं। प्लस जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है, आपका जो फाइनल अकाउंट है वो टाइमली बन जाता है,
प्लस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सारा वर्क जो है सिस्टमेटिक वे पे होता है, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होती भी है तो आप उसे वहीं पे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्लस जो ऑडिटिंग है उस कंडीशन में भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मींस जो भी एंट्रीज़ हैं उसको चेक करने में ऑडिटर को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हम पहले से सारे वाउचर्स वगैरह क्लियर रखते हैं और जो भी कंडीशन है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस जो ओनर है उसके लिए भी क्या होता है, जो हिसाब किताब है वो टोटली सही रहता है, ऑडिटर की गलत उसमें फंसने के उसके चांसेस कम रहते हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं और जो लेबर है उनको भी टाइमली सही तरीके से पेमेंट होता है और कॉस्ट रिड्यूस होता है, मीन्स आपका प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये सब इसके क्या हैं, बेनिफिट हैं जिसका हम आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे एम्प्लॉय में हमेशा प्रेशर बना रहता है कि उसे किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं और ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेनी हैं। प्लस जो एम्प्लॉय है उसमें आपस में हमेशा क्या बना रहता है, कंपटीशन बना रहता है। और ऑडिटर के लिए कठिनाई क्या होती है कि जो भी कंडीशन है वो टोटली पहले से क्लियर रहती है, जो गलतियां रहती हैं उसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं और जिसे ऑडिटर ढूंढ भी नहीं पाता है। प्लस कंटिन्यूएशन में इस तरह के वर्क को करना भी पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूएशन में आप टोटली कंट्रोल रखें, टोटली चेक करते रहें, कितना भी करें सामने वाला उसका ऑप्शन आसानी से ढूंढ ही लेता है। तो ये सारी कंडीशन है, लेकिन अगर आप इसको हटा के प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेस पे इंटरनल चेक अप्लाई करें और सही तरीके से अप्लाई करें, मीन्स कम्युनिकेशन करते रहें वर्कर एम्प्लॉय से, जिससे उनमें किसी तरह का डर वगैरह पैदा ना हो, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो वो क्या कर सकते हैं, सही तरीके से इस प्रोसेस को बिना किसी दिक्कत के प्रॉपर जो भी कंडीशन है उसको आसानी से फेस करके सही तरीके से आपको वर्क करके दे सकते हैं। अब आपका है ऑडिटर एंड द इंटरनल चेक सिस्टम। मीन्स ऑडिटर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल चेक सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट हमको मिलता है। जो भी कंडीशन है उसमें सबसे पहला तो जो कंपनी का ओनर रहता है उसको फ़ायदा मिलता है, जो इंटरनल चेक है उसके थ्रू उसको कंपनी की सही कंडीशन का पता चल जाता है और उसके थ्रू वो ऑडिटिंग के लिए टोटली क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा, जो ऑडिट करने आ रहा है उसे भी क्या होता है, सारी चीज़ें मीन्स फाइल वगैरह सिस्टमेटिक वे पे मिलती हैं, प्लस किसी भी तरह की गलतियां और किसी भी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश कितनी है वो आसानी से समझ जाता है। प्लस जो ऑडिटर है उसको वर्क में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, मीन्स उसका काम इजी वे पे होता है, जो वहाँ के जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड बुक है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उससे रिलेटेड वाउचर भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और कहीं पे किसी तरह की ऑडिट के वर्क में जो गलती के चांसेस हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये सारी कंडीशन ऑडिटर के साथ में नहीं होती है अगर पहले से क्या किया गया हो, इंटरनल चेक किया गया हो। इंटरनल चेक करने से यही सारे फ़ायदे होते हैं किसको, ऑडिटर को, कि उसका वर्क जो है कंटिन्यूएशन में सही तरीके से चलता है और कहीं पे उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर इस तरह का ऑडिट का वर्क करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल मीन्स जो मीनिंग है इसका, उसमें क्या होता है, ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है और इसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम का या ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन करता है जिससे कि सारी चीज़ें प्रॉपर कंट्रोल में रहें और जो प्लानिंग की है उससे कंटिन्यूएशन में एक्चुअल का क्या करें, कंपेयर करता रहें। जबकि इंटरनल चेक में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी वर्क है वो डिवाइड कर देते हैं, पर्टिकुलर एक के हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे के उस वर्क को
3 से 4 हाथों में रखते हैं, जिससे कि कंटिन्यूएशन में जो वर्क हो रहा है वो उसी टाइम चेक भी हो जाए और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना आए। स्कोप, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट जहाँ पे है वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम ज़रूर होगा। कंट्रोल सिस्टम आप अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे होंगी और आप हर एक एरिया को प्रॉपर वे पे कंट्रोल कर पाएंगे। फिर उसके बाद इंटरनल चेक, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जो जो सब सिस्टम है, प्रॉपर जो भी स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, उनको आप पर्सनली कंट्रोल कर सकते हैं, उनका पर्सनल रिकॉर्ड कैरी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस किस तरह का है। ऑब्जेक्टिव, जो इंटरनल कंट्रोल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी कंडीशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, एसेट्स हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ को इस तरह से कंट्रोल करना कि उसका मिसयूज़ ना हो और जो भी वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से क्या कर सकें, अचीव कर सकें। जबकि इंटरनल चेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मेन एरर्स हैं और फ्रॉड है उसको टोटली क्या करना, हटाना और इस तरह से जो वर्क है उसको डिवाइड करना कि सभी काम सिस्टमेटिक वे पे हों और इंटरनल कंट्रोल का जो बेनिफिट है वो भी हमको इसके थ्रू आसानी से मिल सके। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है ये एक तरह से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इंटरनल चेक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारा वर्क या ऑर्गेनाइजेशन का जो कंडीशन है उसको एक प्रॉपर फ्लो में ला के स्टेप बाय स्टेप जो भी वर्क है जिस टाइम पे आपको कंप्लीट करना है उस टाइम पे आप प्रॉपर वे पे कंप्लीट कर सकते हैं, फ्रॉड से बच सकते हैं, गलत तरीक़ों से बच सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टमेटिक वे पे सारा वर्क होता है और सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता है। खासकर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा रहता है तो कंपनी का ओनर ही इन सारी चीज़ों को प्रॉपर चेक करके कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होते जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भी अप्लाई करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग जो भी कंडीशन है उसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे पे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब अगला नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। कौन कौन से फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं इंटरनल चेक सिस्टम में। इंटरनल चेक ऑन कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट और पेमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। कैश बुक भी अगर आप एक ही के हाथ से मेंटेन कराते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। प्लस अगर आप क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है कैश से रिलेटेड एक के हाथ में रहेगा और आप उससे रिलेटेड किसी भी तरह का चेकिंग नहीं करेंगे तो उसका जो भी वर्क करने वाला है उसका फ़ायदा उठाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन से हम बचने के लिए क्या करते हैं, जो कैश रिसिप्ट है उससे रिलेटेड भी कंडीशन और जो कैश पेमेंट है उससे रिलेटेड भी सारी कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है पैटी कैश में क्या होता है, जो अमाउंट होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उनको इधर उधर करना आसान होता है। फिर उसके बाद जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉड में कवर अप कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचना। फिर अनयूज्ड रिसिप्ट बुक शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, मीन्स जो रिसिप्ट बुक यूज़ अभी नहीं होनी है उसको टोटली किसी के हाथ में तब तक ना जाने दे जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो, नहीं तो उसका भी क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। प्लस उससे रिलेटेड अकाउंट सिस्टम, आप किस तरह से अकाउंट सिस्टम मेंटेन करते हैं, जब जिसका पेमेंट आ रहा है उसकी उसी टाइम सही एंट्री हो रही है कि नहीं है, गलत एंट्री तो नहीं हो रही है, वाउचर से तुरंत उसको क्या करना,
मैच करना, वाउचर में किसी तरह के चेंजेस तो नहीं हो रहे, उन सारी कंडीशन को चेंज करना, प्लस जो दुकान में अकाउंट सिस्टम मेंटेन कर रहा है उस पे भी फोकस करना, प्लस अगर एजेंट के थ्रू आप सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो उस पे भी पूरी नज़र रखना, प्लस अगर आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू किसी तरह का सेल या परचेस कर रहे हैं तो उस पर पूरी ध्यान रखना, प्लस जो कैश आप दूसरों को पेमेंट कर रहे हैं या दूसरों से रिसीव कर रहे हैं उन सारी कंडीशन पे भी टोटल क्या करना, ध्यान रखना, जिससे कि जो भी कंडीशन है उसकी सही सही एंट्री हो सके, प्लस जो रसीद है प्रॉपर लेना, अगर कच्ची रसीद है तो उसकी जगह पक्की रसीद जितने जल्दी हो सके लेना, सारे की एंट्री प्रॉपर वे पे होना और इन एंट्री को कंटिन्यूएशन में चेक करते रहना और चेक सिस्टम जो भी आपका होगा उसको अप्लाई करना, जिससे कि कहीं पे किसी तरह का फ्रॉड ना हो और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंटरनल चेक एंड कैश सेल, जब हम कैश सेल करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो इशूइंग कैश मेमो टू सेल्समैन, जो भी सेल्समैन है उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कैश मेमो की कॉपीज़ को किस तरह से करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ कैश मेमो, फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग 2 कॉपीज़ ऑफ कैश मेमो टू द कस्टमर, मीन्स जो भी कैश मेमो है एक कस्टमर को देना, एक अपने पास रखना, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर रहें, एज अ वाउचर वो आपके पास में सेफ़ रहे। फिर उसके बाद जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है कस्टमर को उसकी सारी डिटेल रखना और स्टेटमेंट ऑफ सेल, मीन्स सेल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसकी कॉपी और जो आपने सही एंट्री की है अकाउंट में उनकी सारी कंटिन्यूएशन में क्या करना, चेकिंग करना और स्टेटमेंट को कंटिन्यूएशन में क्या करना, एग्ज़ामिन करना और जो भी ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड क्लियर रखना और उसमें किसी तरह के चेंजेस हो रहे हैं इसका भी कंटिन्यूएशन में पता करते रहना, जिससे कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो और हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वैसे ही जो भी कंडीशन आ रही है सेल से रिलेटेड, मींस मान लो एजेंट के थ्रू वर्क हो रहा है तो ध्यान रखना कि कस्टमर से वो कितना रिसीव कर रहा है, उसका कितना % अपने पास रख रहा है और कितना आपको रिटर्न कर रहा है, हर एक चीज़ की नॉलेज रखना और हेड ऑफिस से कंटिन्यू उसको कनेक्ट रखना, जिससे कि क्लियर रहे कि कितना प्रोडक्ट बिक गया है या कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, हर एक चीज़ की डिटेल कंटिन्यूएशन में लेते जाना, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सही सही एनालिसिस हो सके और जो भी अमाउंट है वो सही तरीके से आपको मिल सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। प्लस जब आप क्या करते हैं, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करना, VPP रजिस्टर में जो भी एंट्री है उसको ध्यान में रखना, प्लस उसको जो भी आपका VPP आता है उसका एंट्री कैश बुक में करना और जो भी उससे रिलेटेड एम्प्लॉय है उस पर जांच करना कि वो सही टाइम पे सही एंट्री कर रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ की कंडीशन को क्या करना, टोटली क्लियर करना, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस जैसे मैंने भी अभी बताया था कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस क्या होते हैं जुड़े रहते हैं छोटे मोटे और इसमें आसानी से पैसों को इधर उधर करना क्या होता है, आसान होता है। तो जो भी पैटी कैश एक्सपेंसेस हैं उसकी पूरी रिसिप्ट रखना और उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में कैश बुक में क्या करना, डेली का डेली एंट्री करना और जो भी एंट्री है और उसके अकॉर्डिंग कैश बैलेंस क्या करना, चेक करना, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसी दिन उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जा सके, क्योंकि इतने छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं कि अगर आप इसको बाद में चेक करने के बारे में सोचेंगे और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटरनल चेक एज अ रिगार्डेंस वेजेस। जो इंटरनल चेक है उससे रिलेटेड जो कंडीशन रहती है उसमें क्या होता है, वेजेस, मजदूरी, तो उसमें भी ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं
वो कितने नंबर में है, प्लस उनका पेमेंट स्केल का क्या है और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। प्लस सारी चीज़ें क्लियर रखना कि जो रिकॉर्ड है वो टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक यूज़ करना, मीन्स जो भी वर्कर हैं वो किस टाइम पे जो फैक्ट्री में है वो आते हैं और किस टाइम पे जाते हैं, मीन्स उनके पास प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, कार्ड में टाइम उनका रहना चाहिए, या टोकन का यूज़ करना चाहिए। और फिर उसके बेस पे डिसाइड करना चाहिए कि पर्टिकुलर उनका वर्क आवर कितना था, उनका पेमेंट कितना था, और जो भी पेमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ों का प्रॉपर सही तरीके से पेमेंट हो रहा है या नहीं, या जो पेमेंट करने वाला है वो किसी तरह का गलत काम तो नहीं कर रहा, या पर्टिकुलर जो छुट्टी है, मान लो कोई जो वर्कर है एक दिन नहीं आ पाया, 2 दिन नहीं आ पाया, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या पर्टिकुलर आधे दिन के लिए वो वहाँ पे रहा, तो आधे टाइम के लिए अगर वो पास आउट लेके निकले तो आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उसने आधा दिन ही काम किया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इन सारी कंडीशंस को चेक करके, प्रॉपर रिकॉर्ड रख के, टाइम बेस पे और टोकन वाइज हम क्या कर सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन वर्कर से रिलेटेड रख सकते हैं, और जिससे सही अमाउंट क्या हो हम किसको दे सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, उनको टाइमली उनका सारा कंडीशन दे सकें। वैसे ही अगर किसी तरह का रेंट है, इंश्योरेंस है, इन सारी कंडीशन का भी टोटली आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, और हर एक चीज़ का आपके पास प्रॉपर क्या हो, रिकॉर्ड मेंटेन हो, जिसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करें, सारा जो वेजेस शीट है उसको तैयार करें, जिसमें क्लियर हो कि पर्टिकुलर कितने वर्कर थे, कितने वर्कर कितने दिन प्रेजेंट थे, या अगर आप आवर के हिसाब से करते हैं तो आवर के हिसाब से क्या कंडीशन है, रेंट है, इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है, प्लस किसी तरह का फ़ाइन है तो उसकी क्या कंडीशन है, कितनी छुट्टियां थी, हर एक चीज़ का टोटली हम क्या करते हैं, एनालिसिस इसके थ्रू कर सकते हैं, और इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि कितना पेमेंट पर्टिकुलर इस मंथ में या पर्टिकुलर इस वीक में करना है, या डे वाइज करना है तो पर्टिकुलर एक डे में कितना पेमेंट करना है। और फिर सारी चीज़ें क्या रहती हैं, वेजेस से रिलेटेड जो भी पेमेंट की कंडीशन रहती है टोटली क्लियर रहती है, और कहीं पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्या है आपका वेजेस से रिलेटेड कंडीशन। अब नेक्स्ट है परचेस एंड इंटरनल चेक। जब हम परचेस करते हैं, परचेस हम किसका करते हैं, जो परचेस डिपार्टमेंट रहता है वो रॉ मटेरियल का जनरली क्या करता है, परचेस करता है, और भी प्रोसेसिंग में जो भी सारे टूल्स और सारी कंडीशन की ज़रूरत रहती है वो सारी चीज़ें भी क्या की जाती हैं, परचेस की जाती हैं। और ये परचेस किया हुआ सारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे रहता है, आपका एज अ स्टॉक गोडाउन में रहता है, और यहाँ से उसको विथ एंट्री क्या किया जाता है, जितने आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है विथ एंट्री आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को निकालते जाते हैं, और क्लियर रखते हैं कि कितना प्रोडक्ट आया था, उसमें से कितना प्रोडक्ट निकल गया, या कुछ सामान ऐसे हैं जिसको यूज़ करके वापस फिर से स्टॉक में आपको रखना है, तो जो सामान गया है उसकी एंट्री, फिर उसमें से कितना सामान रिटर्न आया है उसकी पूरी एंट्री हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में करते हैं, जिससे कि जो भी कंडीशन है परचेस से रिलेटेड कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, और आपका सारा काम कैसा हो, सिस्टमेटिक वे पे हो। इसमें सबसे पहले तो जो मेन कंडीशन रहती है वो होता है, जो भी आप गुड्स परचेस करने वाले हो उसका ये एनालिसिस करना कि आपको कितने प्रोडक्ट की डिमांड है। दूसरा, अलग अलग बिजनेसमैन से पूछना जो इस तरह का रॉ मटेरियल रखते हैं, फिर आप उसमें से देखना कि कहाँ पे रेट आपको सूट करता है, प्लस क्वालिटी वाइज भी वो आपके लिए क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट है ऑर्डर देना। फिर उसके जैसे आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के बाद जैसे ही आप जो गुड्स है उसको रिसीव करते हैं तो गुड्स रिसीव्ड नोट क्लियर करना, उसमें कैलकुलेशन करना कि पर्टिकुलर कितना प्रोडक्ट आया है और उसके अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर रेट
क्या है, और आप उसको क्या करेंगे, प्रॉपर सही तरीके से अपने गोडाउन में सेफली रखेंगे, जिससे उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। प्लस नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जो भी आपको कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, जो आपका इनवॉइस है वो क्लियर करेंगे, प्लस उसकी फाइलिंग करेंगे और उससे रिलेटेड वाउचर क्लियर करेंगे, और जो पेमेंट से रिलेटेड पेपर है वो सारे पेपर आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, हर एक काम क्या हो, सिस्टमेटिक वे पे हो, उसकी एंट्री हर जगह हो, गेट पे भी उसकी एंट्री हो, प्लस स्टॉक में जहाँ पे वो जमा हो रहा है एज अ गोडाउन में, वहाँ पे भी उसकी सारी एंट्री हो, प्लस अकाउंट में भी उसकी कॉपी दी जाए, जिससे क्लियर हो कि इनवॉइस के थ्रू इतना प्रोडक्ट आया, उसका रेट इतना था, हर एक चीज़ वेट, हर एक चीज़ उसमें क्या रहती है, क्लियर रहती है, और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो इतनी जगह जब एंट्री हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन कंडीशन को सही तरीके से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न एंड इंटरनल चेक। परचेस रिटर्न मीन्स जब भी हम परचेस करते हैं तो कई बार क्या होता है, इसमें से कुछ प्रोडक्ट गलत हो जाते हैं या ख़राब रहते हैं, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो इनकी भी प्रॉपर सही तरीके से क्या करना, एंट्री करना, टोटल कितना प्रोडक्ट आया था या रॉ मटेरियल आया था, उसमें से कितना रिटर्न किया गया, रिटर्न की कंडीशन क्या थी, हर एक चीज़ की एंट्री, जिससे कि कहीं पे कोई दिक्कत आपको ना आए। प्लस जो भी आपने अगर मान लो पहले से पेमेंट कर दिया था तो कितना पेमेंट रिटर्न आएगा, आप उसको कैसे कवर करेंगे, हर एक चीज़ की डिटेल उसमें होती है। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक। क्रेडिट सेल या इंटरनल चेक में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जो भी क्रेडिट सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका कंडीशन है, मींस ऑर्डर, रिसीविंग बुक, हर एक चीज़ क्या करनी चाहिए, क्लियर रखनी चाहिए। अब ये किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, मीन्स ये किसका वर्क होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क होगा। तो ऑर्डर का फंक्शन क्या होगा, प्लस कैसे सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे, किस तरह से सारी एंट्रीज़ होगी, प्लस जो आप प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेल कर रहे हैं, कितना सामान बाहर जा रहा है और गोडाउन में कितना सामान बचा हुआ है, हर एक चीज़ की प्रॉपर आप क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। प्लस जो भी आपकी सेल्स से रिलेटेड बुक है उसमें हर एक चीज़ की डिटेल रहती है, मींस किसी तरह की, यानी उसको भी इस तरह से वर्क को बांटना जिससे कि कोई उसमें झूठी एंट्री ना कर पाए, और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सही तरीके से गोडाउन से बाहर जाए और उसका पूरा बेनिफिट आपको आसानी से मिले। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। जैसे कि परचेस रिटर्न में जो कंडीशन होती है वैसे ही इसमें भी सारी एंट्री को ध्यान में रखना, प्लस जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट नोट बनाना, प्लस उससे रिलेटेड सेल्स रिटर्न बुक में सारी एंट्री करना और हर एक चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लियर रखना, जिससे कि किसी भी तरह का जो भी पेमेंट है उसका कोई गलत यूज़ ना हो सके। इन सारी चीज़ों का भी फोकस रखना जिससे कि सारा वर्क जो है सिस्टमेटिक हो, कहीं पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है मटेरियल एंड इंटरनल चेक। मटेरियल मीन्स जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पे रिलेटेड स्टोर में पर्टिकुलर वहाँ की यूज़ होने वाली चीज़ें आती हैं और उनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, गबन होता है या वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर होती हैं, तो उनका भी पूरा क्या करना, एंट्री रखना। जो भी स्टोर में सामान आ रहा है उसकी एंट्री करना, फिर उसको प्रॉपर सेफ मोड पे रखना, प्रॉपर इशू का एक चार्ट होना और पर्टिकुलर रिटर्न की भी सारी कंडीशन होना, जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंटिन्यूएशन में सेफ्टी बनी रहे, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, जो प्रोडक्ट है आपका टोटली क्या रहे, सेफ़ रहे। प्लस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अलमीरा या छोटे छोटे खाने बनाए जिसमें कि पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा है वो क्लियर हो, और जो भी प्रोडक्ट है स्टोर कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़े, बीन कार्ड बनवाने की ज़रूरत करे। उसमें रिसीव्ड, इश्यू, बैलेंस, हर एक चीज़ की कंडीशन क्या होनी चाहिए,
क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि कार्ड देख के क्लियर हो कि पर्टिकुलर कौन किस डेट पे क्या सामान लेके गया था और कब उसने रिटर्न किया था, और रिटर्न नहीं किया तो पर्टिकुलर फिर उसका रीज़न पता करना कि पर्टिकुलर उन्होंने रिटर्न क्यों नहीं किया। वैसे ही रॉ मटेरियल उसका भी ध्यान रखना कि जो भी प्रोडक्ट मांगा गया उसका नाम क्या था, कितनी क्वांटिटी में मांगा गया, या मांगने वाले का कौन सा डिपार्टमेंट है, डेट, हर एक चीज़ टोटली उसमें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। प्लस जो डिमांड लेटर है वो क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज हर किसी के लिए क्या होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ताकि जो भी गड़बड़ी हो तो डिपार्टमेंट वाइज क्लियर हो जाए कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी कंडीशन है वो किस तरह से अप्लाई होगी और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इंटरनल चेक मेनली यही चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं, इस काम को 2 से 4 लोगों के बीच में बांट के कंटिन्यूएशन में पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे पे इस तरह की हर एक गड़बड़ी को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था मेन, कि किस तरह से आप इंटरनल चेक सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे पे कर सकते हैं। थैंक यू।